बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक भी है, तो आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं कि आज का मुबारक दिन भी हमारे लिए मुबारक ही हो और आने वाला हर दिन हमारे लिए मुबारक साबित हो। अल्लाह ताला अच्छी सेहत के साथ हमें ज़िंदगी के मामलात को बेहतर तरीके से अदा करने की तौफीक दें, आमीन। ये दुआ थी, मैंने कहा जुम्मे का दिन है तो साथ साथ एक दुआ भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अच्छा जनाब, आज के टॉपिक्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बड़ी ख़ास खबरें हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हम शामिल करने वाले हैं। तो केपी के गैस बहरान जो है, इस हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और इसी सिलसिले में भी बल्कि कल एक मीटिंग भी हुई थी वज़ीर आज़म साहब की, तो उसमें कुछ वुज़रा की जानिब से कुछ थोड़ा सा तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ था। और बल्कि ये कल तमाम जो मीडिया के जो चैनल्स थे उन पर ये काफ़ी खबर चलती रही कि शायद अब PTI के अंदर से ही वज़ीर आज़म के मुखालिफ या जो अब इमरान खान साहब के मुखालिफ जो वुज़रा हैं वो उठना शुरू हो गए हैं। क्या मामला चल रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। जो खासतौर पे कल मीटिंग हुई उसके हवाले से हम बात करेंगे। और इसके अलावा बतौर कौम और मुआशरा हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ये बात करते हैं ना कि हम लोगों को इंडिविजुअली अपने ज़ाती तौर पर अपने मुआशरे को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बल्कि कल भी हमने एक स्टोरी की थी जो कि कराची के साहिल के हवाले से थी, और वसीम अकरम साहब का जो एक वीडियो थी वो भी हमने शेयर की थी। बात यही है कि हमें खुद अपनी ज़ात के हवाले से ये कोशिश करनी है कि हम अपने आसपास अपनी सोसाइटी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। वो कई चीज़ें हो सकती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा लाइटर बैग ब्राइटर स्टूडेंट्स, ये पॉलिसी एक नई टर्म आई है। ये पॉलिसी क्या है? वज़ीर तालीम साहब की जानिब से अब ये एक कहा जा रहा है कि अब ये नया इम्प्लीमेंट होगा। ये बच्चों के बैग्स कम हल्के करेंगे लेकिन उनको ज़्यादा ब्राइटर स्टूडेंट्स बनाएंगे। क्या ये पॉलिसी है? इस हवाले से माज़रत के साथ हम बात करेंगे। अच्छा, एक उभरते हुए गुलकार के साथ भी आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे। और जनाब, आज पाकिस्तान की होनहार एक जो तालिबा कहें या बच्ची कहें, स्टूडेंट भी थी, अरफा करीम, पाकिस्तान की बेटी, उसकी आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। तो मेरा ख्याल है हमें सबसे पहले इसी हवाले से बात करनी चाहिए। अरफा करीम कौन नहीं जानता अरफा करीम कौन थी? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बच्चे को, बल्कि अरफा के बाद आने वाले भी जो बच्चे थे उनको भी पता होगा या होना चाहिए कि अरफा कौन थी। पाकिस्तान की वो बच्ची थी जिसने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। सबसे पहले आपको अरफा के हवाले से एक रिपोर्ट दिखाना चाह रही हूँ, फिर हम इस पर बात भी करें। तो अरफा करीम के हवाले से ये मुख्तसर सी एक रिपोर्ट हमने तैयार की थी, और मैं जैसे बात कर रही थी, कौन होगा जो अरफा करीम को नहीं जानता होगा? क्योंकि जो लोग आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हों, आपकी मुल्क की पहचान बन रहे हों, बल्कि आपके लिए फ़ख्र का बाइस बन रहे हों, आपको पता होना चाहिए वो कौन लोग हैं। और अरफा करीम के हवाले से तो हम सब जानते हैं कि दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड थी अरफा करीम, और उन्होंने पाकिस्तान का नाम किस तरह रोशन किया। बल्कि अरफा करीम को कई मेडल्स भी मिले थे, मैं उनका जिक्र भी करना चाहूँगी। उन्होंने अपनी लाजवाल काविश की वजह से फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर बहुत से एजाज़ात जीते थे। और अरफा करीम अगर आज ज़िंदा होती, ये तो जाहिर सी बात है हम सब की जान अल्लाह ताला की अमानत है, हम सब ने अल्लाह के पास जाना है, लेकिन हम ख्वाहिश भी करते हैं और सोचते हैं कि अगर वो शख्स, कोई भी शख्स मतलब अगर ज़िंदा होता जो इस दुनिया में नहीं है, तो आज वो किस मुकाम पर होता और उसकी वजह से पाकिस्तान का नाम कितना रोशन हो रहा होता। हालांकि उसके बाद बहुत से ऐसे बच्चे आए अरफा करीम के नक्शे कदम पर ही चलते हुए, जो कि कम उम्र में जिन्होंने अपना नाम पैदा किया, सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी, और बाकी कई ऐसे मामलात हमने देखे। अली नवाजिश के हवाले से जिन्होंने मतलब ज़बरदस्त से ग्रेड लिए थे, ओ लेवल्स में गालिबन या ए लेवल्स में लिए थे, और उसके बाद अली नवाजिश का भी नाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बना, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अली नवाजिश का नाम रोशन हुआ और पाकिस्तान का भी नाम रोशन हुआ। कई ऐसे बच्चे हमने अपने प्रोग्राम में भी उनका जिक्र किया, अपने प्रोग्राम में भी शामिल किए, लेकिन अरफा करीम मेरा ख्याल है वो बुनियाद थी जिन्होंने पहला कदम रखा, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत से लोग उनके नक्शे कदम पर चले। अच्छा, अरफा की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, समीना अमजद साहिबा, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहेंगे। अरफा के हवाले से कुछ यादें हम ताज़ा करना चाह रहे थे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम समीना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम समीना साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा समीना साहिबा, अरफा के हवाले से आज हमने ख़ास तौर पे अपने प्रोग्राम में जिक्र करना चाहा, अरफा की याद ताज़ा करनी चाहिए। बच्चे सभी ख़ास होते हैं माँ बाप के लिए,
लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो अपने बहुत छोटी उम्र में ही बता देते हैं कि हम ज़्यादा ख़ास हैं। अरफा के हवाले से हमें बताइएगा किस तरह आप लोगों को अरफा की सलाहियतों के हवाले से पता चला? जी, अरफा माशाल्लाह, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि बच्चे बच्चे सारे यूनिक होते हैं। और अरफा जब बहुत छोटी सी थी तो उसकी जो चमकदार आंखें थीं और जिस तरीके से वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती थी और हाइपर थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तो इस वजह से उसका अंदाज़ा जल्दी हो गया कि ये बच्चा, क्योंकि उस वक्त मेरी अरफा पहली बेटी थी, मेरे पास अपने ही बच्चों का कंपैरिजन नहीं था, लेकिन जो फैमिली के बच्चे माजरत के साथ समीना साहिबा, मुझे आपकी आवाज़ कुछ ठीक तरह नहीं आ रही है, गालिबन कोई लाइन में मसला है। मैं सही तरह सुन नहीं पा रही हूँ आपकी बात, तो वो मेरा ख्याल है प्रोडक्शन टीम इस हवाले से देख लेगी। हम अरफा के हवाले से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी समीना साहिबा बोलिएगा। जी, मैं कोशिश करूंगी कि आपको मेरी आवाज़ आ जाए सही तरीके से। तो अरफा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अरफा करीम एक ज़हीन बच्ची थी, अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारी सलाहियतें दे के पैदा किया था। लेकिन असल बात ये होती है कि जब माँ बाप उसको टाइमली उसकी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं तो सही बात वो होती है कि उसके बाद आप फिर जब बच्चों की परवरिश करते हैं तो डेफिनेटली अरफा और अरफा जैसे ज़हीन बच्चे इस दुनिया में, पाकिस्तान में कमी नहीं है। लेकिन जहाँ पे कमी महसूस की जा सकती है वो पेरेंटिंग की बात है। उनको अच्छा माहौल दें, उनकी अच्छी परवरिश करें, जैसे हमने अरफा और अपने बच्चों के साथ किया। तो उस परवरिश की वजह से, क्योंकि बच्चों की तो जिसको कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ ना कुछ करना होता है, वो हाइपर होते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन उनको दे दें और अपना माहौल अच्छा रखें और उनको पाकिस्तान के हवाले से इस वतन की मोहब्बत उनके दिलों में अगर हम जगाए रखें, तो ये हो नहीं सकता कि हमारे पाकिस्तान का एक एक बच्चा जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन ना करना चाहे। ये हम वालिदैन पे डिपेंड करता है। हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ को जो है वो दुनिया के सामने लाना चाहिए। और अरफा करीम एक पॉजिटिव इमेज है, रोल मॉडल है बहुत सारे नौजवानों का, जिनको उसको देखते हुए बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियों में चेंजेस आई। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो इंस्पायर हैं अरफा से और किस वजह से वो हमसे मिलना भी चाहते हैं। तो ये सारी बातें जो है ये डूएबल होनी चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। जिस तरीके से एज पेरेंट्स आप पेरेंटिंग करते हैं बच्चों की, वो बहुत मैटर करता है। सही, बिल्कुल। अच्छा समीना साहिबा, एक सवाल जो मेरा अक्सर माओं से होता है, हमारे प्रोग्राम में भी अक्सर ख़वातीन आई अपने बच्चों के साथ जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, मैं उनसे पूछती थी कि ये कहा जाता है कि पेरेंट्स बच्चे को अच्छा माहौल दें, वो ऐसा क्या माहौल होता है जो कि हम अपने बच्चे को दें? क्योंकि हर बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, आपने भी ये बात की है, और हर बच्चा जो है वो अपनी मर्ज़ी की डायरेक्शन में जाना चाहता है। वो चाहता है कि जो मैं चाहता हूँ बस मैं उस तरफ जाऊँ। माँ बाप बच्चे को कहाँ पे, किस पॉइंट पे कंट्रोल करें, ऐसा क्या दें उसको अपने माहौल, इर्द गिर्द के माहौल में, कि बच्चा अपनी सही डायरेक्शन में स्मूथ तरीके से चले? माँ बाप का फर्ज बनता है कि जो सबसे पहले आप एज इंसान, एज पेरेंट्स जो हैं, वो पहले आपस में मियाँ बीवी का रिश्ता है, अगर वो रिश्ता आपका बहुत अच्छा नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, आप आपस में लड़ते झगड़ते हैं, आप बच्चों पे तवज्जो नहीं देते या आप नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उस वजह से जो बच्चे जो हैं वो हो नहीं सकता कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं। आपको ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने इख्तलाफात को एक साइड पे रखते हुए। बच्चों के सामने ना कभी झगड़ा करें, ना कभी ऊंची आवाज़ में बोलें, ना मुलाजमीन के साथ बदतमीजी करें, ना किसी की ग्रिबिंग करें। जब आप पॉजिटिव तरीके से एक माहौल देते हैं बच्चे को, वो आपको देखते हुए सीखता है, आपके कहने से मानता नहीं है, आप जो करते हैं उसको देखते हुए वो बहुत कुछ सीखता है। तो वो एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर गए तो फिर आप बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते हैं। अच्छा समीना साहिबा, अरफा ने छोटी सी उम्र में जहाज़ भी उड़ाया था, गालिबन किस एज में उड़ाया था, इस हवाले से भी बताइएगा। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड थी, एक तो ये इतना बड़ा एजाज़, फिर इतनी छोटी उम्र में जहाज़ उड़ाया, आप लोगों को कितना फ़ख्र होता होगा अपनी बेटी पे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उस फ़ख्र की वजह से ही कर रही हूँ। बिल्कुल, बेशक। और अरफा जो है वो हमारा फ़ख्र भी है, अरफा पाकिस्तान का फ़ख्र है। और मुझे इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फ़ख्र है कि हमारी वजह से अल्लाह ताला ने हमें ज़रिया बनाया, एक ऐसे बच्चे के लिए उसके माँ बाप बनाया उस बच्ची का, कि जिसकी वजह से जो इज़्ज़त उसको अल्लाह ने दी, जो अल्लाह ने उसको चुना,
तो हमारे भी हिस्से में वो फ़ख्र आ गया और पाकिस्तान को पे बैक करने में या अपने वतन की खातिर एक पॉजिटिव इमेज दुनिया में उजागर करने की वजह हम बने। तो इस चीज़ का तो बहुत फ़ख्र है। और अरफा की जैसे आप बात कर रही हैं कि उसने आपको पता है वो हर एक्टिविटी में हिस्सा लेती थी, उसने कभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं किया, वो स्कूल की हर एक्टिविटी में हिस्सा लेती थी। बैलेंस्ड किस्म की पर्सनालिटी थी, हंसना खेलना, दूसरों से बातें करना, दूसरों की हेल्प करना, पॉजिटिविटी उसमें बहुत ज़्यादा थी। तो दुबई में एक प्रोग्राम किया गया अरफा के ऑनर में, जब बुलाया गया तो वो तकरीबन 9 साढ़े 9 साल की थी, 14 अगस्त का था। दैट वाज आई थिंक काफ़ी मुझे याद नहीं है कि 40 कौन सी वाली सालगिरह थी पाकिस्तान की, बट वहाँ पे अरफा को बुलाया गया और 14 अगस्त का केक काटा गया। और वहाँ पे उधर ही कुछ लोग थे जो कि फ्लाइंग क्लब के आए हुए थे, तो उन्होंने इनवाइट किया अरफा को कि आप हमारे फ्लाइंग क्लब आएँ, आपको हम सैर कराएंगे दुबई की। तो वहाँ वो गई तो उसने तकरीबन कोई घंटा एक उनके साथ उसने जब पहली जो फ्लाई किया तो उसके बाद उसने कहा कि मैं इसको सीखना चाहती हूँ। तो जो पायलट कहते हैं नहीं बेटा अभी अब बहुत छोटी हो, अब सीख नहीं सकती। कहती है नहीं अंकल आप मुझे ट्राई करने दें। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है बैठो। उन्होंने उसको सिखाया और वो फिर उसके बाद तकरीबन दूसरी से तीसरी दफ़ा उसने खुद कंट्रोल संभाले और कमांड बनाई, जो कि नीचे कंट्रोलर बैठे होते हैं उनके साथ। तो वो पायलट इतने खुश हुए, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि अगर ये इसी तरीके से सिर्फ एक हफ्ता यहाँ पे आ जाए तो ये बिल्कुल पूरी पायलट बन सकती है और जहाज उड़ा सकती है। तो माशाल्लाह उसके अंदर टैलेंट की कमी नहीं थी। बिल्कुल वो माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में कुछ बच्चों को अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी होती है और उनको खुद भी शायद अंदाजा होता है इस चीज का। तो माँ बाप जब टाइमली, क्योंकि वक्त बहुत मैटर करता है, अगर आप वक्त पे बच्चे की जो यूनिकनेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो फिर आप लेट हो जाएं तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, वो टाइम निकल जाता है। तो बच्चों को जो पहले 5 साल हैं उसके अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज कर लें कि आपने हर सूरत बच्चों के ऊपर फोकस करना है, उस वक्त में उनकी तरबियत करनी है, अपने झगड़े अपने इख्तलाफात को साइड पे रखना है, बाकी दुनिया में और क्या काम हो रहा है वो बाद में है, सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी बच्चे होने चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं, टॉप प्रायोरिटी आपके बच्चे होने चाहिए। अच्छा एक और भी कॉन्फ्रेंस में अरफा ने शिरकत की थी 2006 में, जो बार्सिलोना में हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से मुनक्किद की गई थी। दुनिया भर से 5000 मंदूबीन थे, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ अरफा करीम गई थी वहाँ पे, और वहाँ पे अरफा की गालिबन बिल गेट्स से मुलाकात इसी कॉन्फ्रेंस में हुई थी। तो वापसी पर कैसे खुशी का इजहार किया था अरफा ने? अरफा शी वॉज वेरी हैप्पी। उसको सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की थी कि जो वो कॉन्फ्रेंस थी बार्सिलोना में, वहाँ पे तमाम पूरी दुनिया में से जो टॉप लेवल के डेवलपर्स वहाँ पे आए हुए थे आईटी के, और शी वॉज द ओनली वन पाकिस्तानी अमंग्स्ट ऑल देम। तो उसको इस चीज़ की बड़ी खुशी थी कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे। और बिल गेट्स से मिलना उसका एक ख्वाब था, क्योंकि बिल गेट्स को वो आइडियलाइज करती थी कि बिल गेट्स की वजह से एक आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। वो एडमायर करती थी उस तरक्की को, उस चेंज को। तो इस वजह से वो मिस्टर बिल गेट्स से मिलने की ख्वाहिशमंद थी। जब वो मिली तो उसके बाद उसने अपनी एक पोएम उन पे लिखी, वो पोएट्री बहुत अच्छी करती थी। वहाँ मिली, उसने उनको कहा कि आप पाकिस्तान आए। मिस्टर बिल गेट्स ने अरफा से वादा किया कि ज़रूर मैं पाकिस्तान आऊँगा। फिर अरफा ने कहा कि आप स्टेट के मेहमान नहीं बनेंगे, आप मेरे मेहमान बनेंगे। तो वो हंस पड़े, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है अरफा, जैसे आप कहोगी मैं आपका मेहमान बनूंगा। तो वो ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी। उस वक़्त गवर्नमेंट ने भी समझा ये भी बच्ची है, अभी पढ़ेगी, कुछ मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन बस वो टाइम गुजर गया। एक पछतावा ज़रूर है कि काश कोई उसकी बात सुन लेता उस वक़्त, तो पाकिस्तान के लिए और कुछ अच्छा हो सकता था। चलिए समीना साहिबा, अरफा हम सब के लिए फ़ख्र थी, पाकिस्तान की बेटी थी, और वो ऐसा फूल थी जो कि मुरझा गया, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी महक आज भी हमारे दिलो दिमाग को मुअत्तर किए हुए है, क्योंकि आज भी अरफा की वजह से पाकिस्तान जाना जाता है, और आज भी अरफा की वजह से दुनिया जानती है कि ये पाकिस्तान की बच्ची थी। और आप जैसी माओं को भी हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिनके ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने बच्चों को इतने अच्छे माहौल में उनकी परवरिश करते हैं कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस बनते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समीना साहिबा, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं। अरफा की कुछ यादें थी जो हमने आज के प्रोग्राम में ताज़ा करने की कोशिश की हैं। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। Pakistan,
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त गैस का बदतरीन बहरान चल रहा है और सिर्फ गैस के लोगों के घरों में ही गैस के मसले नहीं चल रहे। जो घरों में गैस की सप्लाई है वो ही कम नहीं है, बल्कि जो गैस स्टेशन हैं वहाँ पर भी गैस की सप्लाई बंद है और गैस स्टेशन बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। बल्कि गुज़श्ता रोज़ मैंने भी प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि गुज़श्ता रोज़ भी एक थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई थी इजलास में वज़ीर आज़म से, परवेज़ खटक साहब की और नूर आलम साहब की, और उन्होंने इस सिलसिले पे कहा था कि भाई हम आवाम को क्या जवाब दें, जिस पर वज़ीर आज़म साहब इजलास पहले छोड़ के जाने लगे लेकिन फिर बैठ गए। लेकिन फिर ये खबरें आई कि परवेज़ खटक इजलास से उठकर चले गए। ये एक जो हुकूमत के अंदर से ही अब मामलात हैं वो थोड़े ऐसे जैसे ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे इस पे कि गैस बहरान की अभी वजूहात क्या हैं और आगे हुकूमत में क्या जो इख्तिलाफ़ात होने जा रहे हैं वो इन वजूहात की बिना पर होंगे या कोई और मसले हैं जिनकी वजह से इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ पेशावर फ़िदा खटक साहब और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। फ़िदा साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन उससे पहले अवाम क्या जो रद्द अमल है, जो अवाम की परेशानी है, वो हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं कि लोग किस हद तक परेशान हैं पेशावर के। इतने सबज बाग दिखाए थे तो गैस कहाँ है? एक वक्त के लिए भी इसमें सारे लोग सिलेंडर भर लेते, सिलेंडर भर भर के तक गए। एक वक्त का खाना जो है वो नसीब नहीं होता। हम खुदा दी कसम रोजाना सिलेंडर भर जाता हूँ, कभी 500 का डालता हूँ, कभी 400 का डालता हूँ, तो बस ये हाल ही इधर। सुबह सवेरे जो है ना जल्दी जाते हैं, रात को सारा रात नहीं होते और बच्चे स्कूल पे भूखे जाते हैं यार। गैस का कोई मज़ा नहीं जिस तरह हम लोग को चाहिए। गुलबर्गा के यहाँ के जब से कमर्शियल एरिया है ये, तो यहाँ पे जिस तरह गैस होनी चाहिए उस तरह नहीं मिल रही हमें। और गैस के पाइप में गैस नहीं आता और उसकी जगह पे पानी आता है। पानी जो है मीटरों में जाता है। मीटर जो है हम रोज़ाना खोलते हैं, रोज़ाना हम खाली करते हैं। मीटर जो जब ख़राब हो जाएगा मीटर, जुर्माने तो हमारे लोग के ऊपर भी, हम इदारे पे भी गए हैं। हर जगह से ये आवाज़ आती है कि ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। असल हक़ाइक़ की तरफ कोई नहीं जाता कि इसका हल क्या है। पे गैस की लोड शेडिंग जो है वो सर्दियों के साथ ही बहुत ज़्यादा। तो अवाम की परेशानी आपने देखी, लोग किस हद तक परेशान हैं गैस की लोड शेडिंग की वजह से। ख़ास तौर पर जो पेशावर हैं, उसके मज़ाफ़ात के इलाके हैं, वहाँ पर ये मसला बहुत ज़्यादा शदीद है। तो जैसे कि मैंने अभी पहले भी तारुफ़ करवाया था, फ़िदा खटक साहब ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ हैं और अमीर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। फ़िदा साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये मसला कब से पेश आ रहा है जो गैस की लोड शेडिंग का है और किन किन इलाकों में ज़्यादा है? बहुत शुक्रिया। देखें, मैं आपको ज़रा इसका बैकग्राउंड बता दूं। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सबसे ज़्यादा गैस पैदा कर रहा है, जो सूबे की ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा है। मैं अगर आपको इसकी फ़िगर बता दूं कि यहाँ से आपको खैबर पख्तूनख्वा का जो जनूबी ज़िले हैं, कोहाट, करक और हंगू, यहाँ से माहाना 13,000 से ज़्यादा 13,000 MMCF जो है उससे ज़्यादा की गैस हासिल की जा रही है। ये इशू जो है सर्दियों से पहले ही शुरू हो गया था और उसका हुकूमत का ये कहना है कि गैस के ज़खायर जो है वो कम हो रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। ये फिगर है खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी की कि यहाँ पे जो कि ज़खायर हैं यहाँ पे वो है 46 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में, जहाँ पे अभी सिर्फ वहाँ पे टोटल 31 ब्लॉक है जहाँ पे एक्सप्लोरेशन होनी है, लेकिन इन 31 में सिर्फ 2 ब्लॉक पे एक्सप्लोरेशन हो चुकी है और उससे इतना गैस हासिल हो रहा है। जब जहाँ तक पेशावर और मज़ाफ़ात की जो बात है आपकी, मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा के 35 ज़िले हैं और 35 ज़िलों में सिर्फ इस वक्त जो है बमुश्किल 12 अजला में गैस वहाँ पे गैस उनको दी गई है। और वो भी पूरी, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी ज़िला नहीं है जहाँ पे 100% वहाँ पे लोगों को गैस फराहम की जा रही हो। मैं आपको बताऊँ, पेशावर दारुल खिलाफा है सूबे का, लेकिन यहाँ पे शहर के चंद इलाकों को छोड़कर और हयाताबाद को छोड़कर बाकी पूरे शहर में, पूरे ज़िले में जो है वो गैस नहीं है। हालांकि हुकूमत ने कहा था कि इनको जो है 3 टाइम का गैस ज़रूर मिलेगा, सुबह मिलेगा चंद घंटे के लिए, दोपहर को और शाम को, लेकिन उस शेड्यूल पे भी अमल नहीं हो रहा। फिर हुकूमत ने जो है यहाँ पे सूबे में गैस सिर्फ घरेलू उसके इस्तेमाल में होती है, इसके अलावा इसका सबसे बड़ा यूज़र जो है वो CNG सेक्टर है। लेकिन अब हुकूमत ने CNG स्टेशन भी बंद किए हुए हैं,
10 दिन हो गए हैं बंद किए हुए और ये 20 जनवरी तक बंद रहेंगे, लेकिन वो जो घरेलू सारिफिन है उसकी ज़रूरत अभी भी पूरी नहीं हो रही है। यही वजह है जो परवेज़ खटक ने और नूर आलम ने जो कल उनके जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा था, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एनपी उसके तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। लोग उनसे पूछते हैं कि भाई कहाँ है गैस, कहाँ है बिजली, कहाँ है बिजली की भी यही सूरत हाल है जो गैस की है। तो यहाँ के पेशावर में अभी भी जो है बहुत ज्यादा मसाइल हैं। ये जो अभी वॉक्स में आप जो मैंने सुना, आपने सुना, तो फिदा साहब ये बताएगा कि सीएनजी स्टेशन तो बंद हैं, तो क्या इंडस्ट्री को गैस मिल रही है? देखें जी, मेरे मालूमात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सच कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कि गैस पे चलती हो। अच्छा। ये यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, अपोजिशन जमाते हैं, उनका यही गिला है कि ये पहले सूबे के अवाम को यहाँ पे गैस पूरी कर दें, फिर बेशक आप दे दें, लेकिन उनका यही गिला है कि ये सारी गैस जो है वो पंजाब की इंडस्ट्री को दी जा रही है। ये गिला परवेज़ खटक साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ इजलास में किया है। फिदा साहब, आपसे मैं बात करूंगी। अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप शामिल हुए हैं। ये जो अब मामला कल इजलास में हुआ, वजह जो थी वो गैस का इशू बना, आपको क्या लगता है कि ये जो तल्ख कलामी हुई ये असल में पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात हैं? क्योंकि जो अब पीटीआई के वुज़रा हैं वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि भाई अवाम हमसे सवाल पूछना शुरू हो गए हैं कि भाई आपको तो हम लेकर आए थे तब्दीली के लिए, लेकिन कौन सी तब्दीली, मसले तो पहले से ज्यादा शदीद हो गए हैं। तो क्या पीटीआई के अंदर ही इख्तलाफात शुरू हो गए हैं? बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, ये सिर्फ परवेज़ खटक साहब ने नहीं कल ये पहले बात की, इससे पहले आफ्ताब साहब हैं कराची से, उन्होंने तो बाकायदा ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा प्राइम मिनिस्टर को हमाद अजहर के खिलाफ। इसी तरह से शिकू शाह साहब जो के लियारी से उन्होंने भी आमिर लाकत हुसैन साहब बात कर रहे हैं, कैप्टन जमील अहमद एमएन है कराची से तहरीक प्राइम मिनिस्टर। तो ये मैं आप मीडिया ऑपोजिशन की खुद हुकूमत के अपने लोग ये बात और बहुत सारे जो ये समझते हैं कि हुकूमती वज़रा की गर्दन में सरिया है और वो हमारे मैसेजेस का जवाब नहीं देते, तो वो आवाम के या मीडिया के या किसी और। अमीर अब्बास साहब, आपसे दोबारा से आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कुछ लाइन में थोड़ा सा मसला आ रहा है, आपकी आवाज़ सही तरह नहीं आ रही है। और ये जो कल के इजलास के हवाले से भी मैं बात कर रही हूँ, असल में जो बातें सामने आ रही हैं वो कुछ तो ऐसे ही हैं कि गालिबन अब पीटीआई के अंदर से ही इख्तलाफात उठना शुरू हो गए हैं और पीटीआई के जो वुज़रा हैं, जो सीनियर वुज़रा हैं, वो ही अब हुकूमत के मुखालिफ होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि भैया अवाम हमसे सवाल करती है कि हम आपको किस बुनियाद पर लेकर आए थे, हमने आपको क्यों वोट दिया था। इसी बुनियाद पर वोट दिया था कि आप कहते थे हम तब्दीली लाएंगे, तब्दीली लाएंगे। तब्दीली हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये सिर्फ अब अगर हम कहें कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये मसला है। और परवेज़ खटक साहब जो थे, उनकी जानिब से भी इस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। फिदा खटक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो फिदा साहब, अब ये बताइएगा कि अवाम को किन किन इलाकों में गैस की लोड शेडिंग के हवाले से ज़्यादा मुश्किलात पेश हैं? क्या जो मेन पेशावर है वहाँ पर भी ये मसला ज़्यादा है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाकी अजला की तो बात ही ना करें, बहुत तकरीबन आधे से ज़्यादा अजला में तो गैस मिली ही नहीं है, वहाँ पे तो कनेक्शन ही नहीं है। जिन चंद अजला में गैस कनेक्शन है वहाँ पे भी सूरत हाल है। पेशावर दारुल खिलाफा है। मैंने आपको बताया कि शहर के अंदरूनी शहर के चंद इलाके हैं, चंद मोहल्ले हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत गैस आ रही है। और एक पेशावर का एक पोश इलाका है हयाताबाद, वहाँ पे थोड़ी बहुत सूरत हाल वहाँ पे चल रही है कि लोग अपना खाना तैयार कर सकते। बाकी पूरे पेशावर में जो है, खुसूसन जो मज़ाफ़ाती इलाके, वहाँ पे कोई वो गैस नहीं है, कोई गैस नहीं है। लोग एलपीजी इस्तेमाल करें, एलपीजी भी बहुत महंगी हो गई है, तो अब जो है ज़्यादातर लोग लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन शहर के अंदर तो आग जलाने, शहर के घरों का आपको पता है कि छोटे छोटे घर होते हैं, तंग से घर होते हैं, वहाँ पर आग भी नहीं जलाई जा सकती। तो एक बहुत बड़ा मसला है। हमें अमीर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी हम ये बात कर रहे थे कुछ हुकूमती इख्तलाफात के हवाले से। अमीर साहब जी बताइएगा। कह रहा था कि जो इख्तलाफात हैं वो सिर्फ पहली दफा सामने नहीं आए परवेज़ खटक साहब की सूरत में। इससे पहले 3-4 एमएनएज कराची से जो है वो इमरान खान साहब से तहरीरी तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट में शिकायत कर चुके हैं कि हमाद अजहर हमारे मैसेजेस का जवाब तक नहीं देते। अब अगर एक मिनिस्टर या एक पार्लियामेंटेरियन अपने कोलीग्स के मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा, उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आप
इमेजिन कर लें कि वो बाकी अवाम का दुख या दर्द उसके दिल में क्या हो सकता है। और प्राइम मिनिस्टर का मसला ये है कि वो मुसलसल डिनाइल मोड में, डिनाइल मोड का मतलब ये है कि वो एतराफ़ नहीं कर रहे कि उनकी हुकूमत और उनकी कारकर्दगी में देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। वो अभी भी इस खुशफहमी में मुब्तला है कि सब अच्छा है और वो लोगों को मुतमईन कर रहे हैं, जबकि हमारे सामने जो लिटमस टेस्ट है वो लिटमस टेस्ट होता है बहरहाल जमहूरियत के अंदर इलेक्शन। इलेक्शन ही वो आशारिया है जो आपको बताता है कि आप कामयाब हैं या आप पॉपुलर हैं या आप अनपॉपुलर हैं। तो आपके सामने 3 इंतखाबात हैं मैं रखता हूँ। सबसे पहले है 2021 के ज़िमनी इंतखाबात। 2021 में जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए पूरे पाकिस्तान में, उनमें से मोर देन 90% इलेक्शन तरीके साहब बदतरीन तरीके से हारी, बदतरीन यानी लाहौर से हारी, नौशहरा से हारी, ये भी आपके ब्यूरो चीफ साहब हैं, परवेज खटक साहब के हल्के से। इसी तरह से दूसरा लिटमस टेस्ट हमारे सामने है कैंटोनमेंट का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। तो उसके अंदर भी इंतहाई यानी मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, ये मेन डिविजन है पंजाब, बदतरीन तरीके से इनको मार पड़ी। तीसरा लिटमस टेस्ट हमारे सामने है जो जनरल लोकल, उसमें भी आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो 25 साल तक जिनके मौलाना डीजल कहते रहे, 25 साल तक इन्होंने उनके खिलाफ सियासत की इमरान खान साहब ने, उन्होंने एक ही हल्ले में, और ये वो मौलाना है जिनको 2 सीट के ऊपर खुद मौलाना को तरीके साहब की तस्दीक 2018, उन्हीं मौलाना ने इमरान खान साहब को उनके गढ़ में आके जहाँ 8.25 साल से वहाँ बुरी तरह से उनको शिकस्त फाश। तो अब इमरान खान साहब मुझे समझ नहीं आ रही कि और उनको कौन सा ऐसा कोई, क्या ऊपर से शहाब साकिब आएगा, क्या तारे टूटेंगे तो उनको नजर आएगा कि मेरी हुकूमत खराब चल रही है, उनको और कौन सा इशारिया चाहिए। आप मीडिया पे देख लें होने वाले डिस्कशन, आप जनरल पब्लिक देखिए, एक पल्स रिपोर्ट होती है, इमरान खान साहब के नीचे एजेंसियां हैं, उनके नीचे IB है, उनके नीचे ISI है, उनके नीचे और इदारे हैं। वो किसी भी इदारे को कहें कि मुझे जरा पल्स रिपोर्ट देकर मैं ऊपर मेरे बारे में मेरी राय, मेरे अवाम क्या सोचते, उनको पल्स रिपोर्ट मिल जाएगी कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि वो उनको किस बात की खुशफहमी है कि वो बहुत गुडी हुकूमत चला रहे हैं। और ऑपोजिशन जो है, अमीर अब्बास, आपको क्या लगता है ये हुकूमत अब मतलब किस तरफ ये मामला जा रहे हैं? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा इजलास में, जो कौमी असम्बली का इजलास था, उसमें जो अपोजिशन की तरमीम थी वो भी कसरत राय से जो थी मुस्तरद हो गई। मतलब वो अपोजिशन की जानिब से भी कोई ऐसा लग रहा है कोई खास रोल प्ले नहीं किया जा रहा। तो आपको क्या लगता है कि अब हुकूमत किस तरफ जा रही है? मतलब हुकूमत के अंदर भी इख्तलाफात हैं, अपोजिशन भी उस तरह स्ट्रॉन्ग रोल प्ले नहीं कर रही है, बल्कि अब ट्विटर पर तो अब हुकूमत मुखालिफ मजीद ट्रेंड्स भी सामने आ रहे हैं। जहाँ तक तो अमीर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आवाज, जी आशा आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बताइएगा। जी मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी का ताल्लुक है तो उसका बड़ा सिंपल सा 2+2 मैथ्स है कि आपके पास अगर सिंपल मेजॉरिटी है यानी सादा अक्सरियत है, 100 में से अगर आपके पास 51 लोग हैं तो आप कानून साजी कर लेते हैं। वो कानून साजी जैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, वो बात की बात है, लेकिन आप कानून साजी कर सकते हैं। और इसी तरह इमरान खान साहब ने पहले 32 कानून मंजूर करवाए और अब ये जो कल के कानून की या मनी बिल का आप जिक्र कर रही है, तो वो चूंकि उनके पास सिंपल मेजॉरिटी है, वो पार्लियामानी उसूल के मुताबिक उन्होंने करवा लेना थी, वो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। जहां तक ऑपोजिशन के बाकी रवैयों का ताल्लुक है तो देखिए, ऑपोजिशन जो है उसको कहा जाता है जो जमहूरियत के अंदर गवर्नमेंट इन वेटिंग, यानी ये मुस्तकबिल की हुकूमत होती है। ऑपोजिशन को कहा जाता है वॉच डॉग, ये नजर रखती है। बदकिस्मती से हमारी ऑपोजिशन जो है उसने इन दोनों में से कोई अच्छा काम नहीं किया। जिस तरह हुकूमत हमें मिली है उससे नहले पर दहला हमें ऑपोजिशन मिली है। तो ऑपोजिशन को चाहिए कि वो अपना, वो सिर्फ ये मत कहे कि इमरान खान सिलेक्टेड है, वो सिर्फ ये ना कहे कि वोट को इज्जत दो। ये दोनों पार्टीज ने बस ये 2 चीजें पकड़ी हुई हैं और मौलाना साहब तो कभी यहूदियत और कभी इस किस्म की बातों में चले जाते हैं। इनके पास भी कौम को देने के लिए कोई होप नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ मसाइल उजागर कर रहे हैं कि इमरान खान IMF के पास चला गया, इमरान खान ने गुर्बत कर दी, महंगाई कर दी, फलाना टिमकाना। भाई वो तो कर दिया उसने, वो हमें भी नजर आ रहा है, हम अंधे नहीं है, हमारी आंखों में को बटन नहीं लगे हुए। आपके पास इसका क्या हाल है? हाँ, हटा देते हैं आज इमरान खान को, आप कल आ जाए 14-15 तारीख को, कल आपको बिठा देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो व्हाट नेक्स्ट? आप क्या करेंगे? आप वो बताएं कौन? आपके पास भी बताने के लिए कोई प्लान नहीं है। तो मुझे तो ओवरऑल जो आपका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, मुझे वो डिस्क्रेडिट होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। लाहौर में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ आज से 2 माह पहले, जो मलिक परवेज साहब के इंतकाल के बाद हुआ,
तो उसमें लाहौर जैसा शहर जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, जो पंजाब का कैपिटल है, जिसके लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर एक अर्बन वर्किंग क्लास रहती है, और ये जो हल्का था, ये हल्का भी आप समझ लें कि लाहौर के अंदर जो उसका डाउनटाउन का इलाका है वो इसमें शामिल होता था। वहां जो टर्न आउट रहा है वो सिर्फ 18.5% रहा, सिर्फ 18.5%। ये अगर अर्बन सिटी के हल्के की हालत है तो आप देही हल्कों में देख लें कि वहां अगर ये ट्रॉलियों पे भर भर के ना लेकर जाएं सियासतदान वोटर्स को, तो वहां पे 5 या 7% से ज्यादा टर्न आउट ना हो। उसके बाद जो साहिवाल में खानेवाल में हुआ, उसमें भी आप देख लें इसी तरह की 30% से के लगभग कोई टर्नओवर था। तो ये पूरा जो डिस्क्रेडिट होता हुआ सिस्टम है वो नजर आ रहा है, और लोगों को इमरान खान साहब से उम्मीद थी, उन्होंने मायूस कर दिया। और इमरान खान साहब से इसलिए लोगों ने उम्मीद लगाई थी क्योंकि उससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी लोगों को मायूस कर चुके थे। तो अब कोई चौथी बड़ी पार्टी नेशनल लेवल की हमारे पास ऐसी नहीं है कि जो लोगों को कह सके कि भाई उसको वोट दिया जाए और वो फिर आके मुल्क की बागडोर संभालेगी और कुछ करेगी। बाकी तो छोटी छोटी इलाकाई पार्टियां हैं, जैसे JUI है, ANP है, MQM है, जमात इस्लामी है, ये तो इलाकाई पार्टियां हैं या इनका स्कैटर्ड वोट बैंक है, ये कोई बड़ी तब्दीली मुल्क में नहीं ला सकती है। तो ले दे कि आपके पास ये 3 पार्टियां ही बचती थी, और वो तीनों इस वक्त अवाम के सामने अपनी कदर और अपनी इज्जत जो है वो गंवा चुकी है। और मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि 2023 में हम एक इलेक्शन बिल तो जरूर करेंगे, लेकिन क्या उससे कोई तब्दीली आएगी, क्या उससे हालात लोग ठीक होंगे, क्या मुल्क में कोई रेफर्मेशन की तहरीक चलेगी, क्या मुल्क में इस्लाहात होंगी, क्या हम इसी पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे? अगर आप आज से, हम क्योंकि शॉर्ट लिव्ड मेमोरी वाले लोग हैं, हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। अगर आप आज से ठीक 4 साल पीछे चले जाएं, जब नून लीग की हुकूमत थी, तो हम अपने प्रोग्राम्स में महंगाई को डिस्कस करते थे। बिल्कुल, हम आज भी महंगाई को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस वक्त हम ये बातें नहीं करते थे, हम उस वक्त भी पुलिस की बात कर रहे थे कि पुलिस बदमाश है, गुंडा है। हम उस वक्त भी कहते थे कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। हम उस वक्त भी अस्पतालों में जाके प्रोग्राम्स करते थे, और शहबाज शरीफ के जमाने में कितनी दफा लाहौर के अंदर और खुद रायबरेली में एक खातून ने अस्पताल के बाहर जो है वो बच्चे को जन्म दिया था। तो आप देखिए कि जो हमारे मसाइल हैं इस मुल्क के, उनकी कॉन्टिन्यूटी है, वो माजी में जिस तरह थे वो आज भी ऐसे हैं, और जैसे आज हैं वैसे ही फर्क सिर्फ ये होता है कि चूंकि ऊपर चेहरा बदलता है तो हमारी जो लान तान की रविश है वो रविश बदल जाती है। यानी अगर शहबाज शरीफ की जगह पे उस्मान बुज़दार आए तो हमने लान तान उस्मान बुज़दार की शुरू करी। हालांकि उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ में काम के हवाले से कोई खास फर्क नहीं जी। शहबाज शरीफ की अपनी फुर्तियां थी, वो एक इंप्रेशन पैदा कर लेते थे, लेकिन मसाइल तो आपके जू के तू हैं। इसी तरह से अगर नवाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी की जगह पर इमरान खान आए हैं तो मसाइल आपके जू के तू हैं। तो अच्छा, यहाँ पे मैं फिदा खटक साहब से सवाल करना चाह रही थी। फिदा साहब, जैसे कि परवेज खटक साहब ने वजीर आजम को कल कहा कि हमारे वोटों से आप वजीर आजम बने हैं, मतलब ये इख्तलाफात तो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और ये जैसे पहले लोगों को ये लगता था कि जो पेशावर है, जो खैबर पख्तूनख्वा है, वो PTI का गढ़ है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में हमने देखा कि किस तरह PTI को शिकस्त हुई। तो क्या ऐसा लग रहा है कि मौजूदा हालात की वजह से अब लोगों का जो एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था PTI के हक में, क्या वो कमज़ोर होता जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह अमीर अब्बास साहब ने कहा कि लोग जो है वो नबज़शनास होते हैं हुकूमतों के। तो मौजूदा जो बहरान है यहाँ पे महंगाई का है, जिस तरह गैस और बिजली का है और बेरोज़गारी का है, और मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है, तो अभी जो हाल ही में यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं तो उसने साबित कर दिया कि वो लोग उस पर नाराज़ हैं, नाखुश हैं। और यही वजह है कि लोगों ने या तो अपोजिशन को वोट किया या फिर आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद जो है सामने है। ये भी अमीर अब्बास साहब की वो बात मैं कोट करना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं अवाम, अब उनका एतमाद जो है ख़त्म हो रहा है। या तो अपोजिशन के चंद हल्के हैं वहाँ पर वोट जाते हैं या फिर आज़ाद उम्मीदवारों को जाते हैं। अभी जो है मार्च में दूसरा मरहला आ रहा है बल्दियाती इंतखाबातों, तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI वहाँ पे भी कोई परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि ये जो सूरत हाल है वो ये मज़ीद बदतर होता जा रहा है। आए रोज़ जो है यहाँ पे हालात मज़ीद चले। बहरहाल ये अब देखना ये है कि अब आने वाले दिनों में PTI किस तरफ बैठेगी, किस तरफ जाएगी, क्योंकि PTI के अंदर से ही अब मुखालफत की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। फिदा खटक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया,
अमीर अब्बास साहब का भी बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये का। और जैसे कि ये तो हम सबको अब नज़र ही आ रहा है कि अब हुकूमत किस तरफ जा रही है, क्योंकि हुकूमत में अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें बहुत ज़्यादा सामने आना शुरू हो गई हैं। तो ये हुकूमत अब कितना अरसा रहेगी ये आने वाले दिनों में हम सब देखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हुकूमत की जानिब से एक कदम उठाया जा रहा है तालीम के मैदान में। यकीनन आप सबको इस हवाले से कुछ ना कुछ तो खबर मिल गई होगी और पॉलिसी ये बनाई जा रही है कि लाइटर बैग ब्राइटर स्टूडेंट, मतलब आपका बैग जो होगा स्कूल जाते हुए बच्चों का वो हल्का फुल्का होगा, लेकिन बच्चों को ज़्यादा ब्राइट बनाने के लिए अब कोशिशें की जाएंगी। और इस सिलसिले में गालिबन ये कहा जा रहा है कि जो बच्चों के स्कूल्स होंगे वहाँ पर उनके रैक्स बनाए जाएंगे जहाँ पर वो अपनी बुक्स रखेंगे, जो कोर्स की बुक्स है वो वहीं पे रखेंगे, छोड़ के सिर्फ अपनी जो कॉपीज़ हैं या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं वो बैग्स में डाल के तो आया करेंगे। हालांकि हम बचपन से क्या, हमारे भी बचपन के बहुत पहले से हम ये देखते आ रहे हैं कि स्कूल जाना हो तो इतना हैवी बैग होता है कि बच्चे के वज़न से ज़्यादा ना उसके बैग का वज़न होता है। और ये मसला शुरू से रहा है, माएँ भी परेशान होती हैं कि भाई हमारा बच्चा ये बैग कैसे उठाएगा। हालांकि अगर हम यूरोप में या अमेरिका, कनाडा, यूके, यूएसए कहीं पे भी हम देखें तो वहाँ पर इस तरह का सिस्टम नहीं है। वहाँ पर बच्चों के स्कूल में ही रैक्स बने होते हैं या उनके ऐसे सिस्टम रखा गया है कि बच्चे अपनी बुक्स जो हैं वो स्कूल में ही छोड़ते हैं और बस एक कॉपी पेंसिल कुछ ऐसे उठाई होती है जो कि बस घर चले गए। लेकिन पाकिस्तान में या अगर हम पाकिस्तान के जो आसपास के मुल्क हैं वहाँ पर हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा है अब तक, इसलिए थोड़ी सी ना हैरत भी होती है सोच के कि अच्छा अब ये कैसे इस पर मुमकिन होगा इस पर इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि बच्चे कैसे अपना स्कूल में सामान छोड़ के जाएंगे और सिर्फ कॉपीज़ या इस तरह की छोटी मोटी जो चीज़ें हैं सिर्फ वही घर से लाएंगे ले जाएंगे। अगर ऐसा होने जा रहा है तो जनाब ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों का स्कूल आते जाते जो वज़न है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जो बोझ उन पे होता है उनके कंधों पे। और मेरा ख्याल है बच्चों को जो असल में मसल्स के पेन या इस तरह के इशू निकलते हैं वो इसी वजह से ज़्यादा निकलते हैं कि बच्चे अपना बैग्स उठा के फिरते हैं। फिर खैर वो तो बाद में ट्रॉली वाले बैग्स का भी रिवाज आ गया तो बच्चे अब स्कूल ट्रॉली वाले बैग्स भी लेकर जाते हैं, इतना वजनी बैग कैसे उठाएं। लेकिन अगर हम इस पॉलिसी की बात करें तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे शायद बच्चों का जो एक टेंशन ये होती है कि हम अब बैग इतना उठा कर लेके जाएं फिर लेकर आएं तो वो कैसे करें। लेकिन अच्छा इसमें एक सवाल मेरे जहन में और भी आया है कि अच्छा जो बच्चे अब घर में ट्यूशन पढ़ते हैं या घर में उनका कोई पढ़ाई का सिस्टम है, अब अगर किताबें वो स्कूल में छोड़ आएंगे तो क्या घर के लिए अलग से किताबें लेनी पड़ेंगी? मतलब ये तो फिर डबल खर्चा नहीं हो गया कि घर में अगर पढ़ना है, ट्यूशन पढ़ना है या किसी और तरीके से घर में स्टडीज़ करते हैं बच्चे, तो फिर बुक्स अपनी कहाँ से लाएंगे? दोबारा से नई बुक्स लेनी पड़ेंगी घर के लिए और स्कूल के लिए अलग बुक्स होंगी। चलें ये तो हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह ये सारा सिस्टम चलेगा, क्योंकि अब हुकूमत ने जाहिर सी बात है अगर ये पॉलिसी बनाई है, कुछ करने का सोचा है, तो यकीनन ये सब अवामिल भी मद्देनज़र रखे होंगे कि अच्छा अगर तो बच्चे घर में पढ़ना चाहेंगे तो फिर बुक्स जो हैं वो किस तरह उनके घर पे प्रोवाइड की जाएंगी या क्या नया कोर्स लेना पड़ेगा उनको घर के लिए। बहरहाल अगर ये कदम इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बच्चों का बहुत हद तक बोझ कम हो जाएगा। और इस सिलसिले में जो वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब हैं वो कहते हैं कि जनाब हम बच्चों की जो सेहत है उसको हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और नई पॉलिसी के तहत मतलूबा निसाबी किताबों का भी इंतज़ाम किया जाएगा और पॉलिसी के तहत बच्चे सिर्फ मतलूबा कॉपियाँ और किताबें लेकर स्कूल आएंगे। फिर वो किताबों वाला सवाल आ गया मेरे जहन में कि किताबें क्या हुकूमत स्कूल में प्रोवाइड करेगी और घर के लिए जो उनके वैसे उन्होंने ख़रीदी होंगी वो होंगी। अच्छा, और इस हवाले से अब उन्होंने ये कहा है कि लाइटर बैग ब्राइटर स्टूडेंट हम बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ सादिया अदनान साहिबा भी होंगी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और अहम इश्यूज़ के हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अगर हम किसी भी अच्छी कौम को देखें ना तो उनकी कामयाबी की असल वजह जो है ना वो उनकी अखलाकियात होती हैं।
क्योंकि इखलाकियात की वजह से आप अपने किरदार को, अपने मामलात को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बल्कि अगर हम इस हवाले से अपने दीन की भी तरफ देखें तो हमारा दीन भी इंसानों में बेहतरीन इंसान उसको कहता है जिसकी इखलाकियात अच्छी हैं, और अक्सर अहादीस मुबारका में ऐसे लोगों को जन्नत का हकदार भी कहा गया है जो कि अपने इखलाक में, अपने किरदार में, अपने मामलात में अच्छे हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को देखें बहैसियत कौम तो समझ नहीं आती हम लोग कहाँ खड़े हैं, क्योंकि हमारी इखलाकियात भी ज़बू हाली का शिकार हैं, हमारे मामलात भी ज़बू हाली का शिकार हैं। और अगर कोई आफत खुदा न खासा आ जाए तो फिर तो हम लुटेरे बनने में भी देर नहीं लगाते हैं। मतलब हम लोगों ने गुज़श्ता कुछ सालों में या कुछ दिनों में अगर हम कहें, ऐसे कई मामलात हमारे सामने आए हैं। अब जैसे कि सानेहा मरी वाला वाक़या पेश आया तो किस तरह लोगों ने वो एक आफत थी, कुदरती आफत थी, लोगों को किस तरह लूटा और किस तरह लोगों के मामलात ख़राब किए। चले उनमें कुछ अच्छे लोग भी थे, उनका भी जिक्र हुआ, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर देखें ज़्यादा तादाद तो हम लोग जो हैं लुटेरे बन जाते हैं। ये हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमारी अखलाकियात किस तरफ जा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद अली साहब हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अली, आपसे सबसे पहले मैं सानेहा मरी के हवाले से ही बात करना चाह रही थी। मतलब अगर हम देखेंगे जब मरी में ये सानेहा पेश आया, इसको हम लापरवाही कहें, कोताही कहें या फिर हकाइक से नज़र चुराए जाएं, लेकिन बहरहाल ये बहुत से अवामिल थे जो कि इस सानहे की वजह बना। ये रवैये थे हमारे जिसकी वजह से, मतलब पहले मरी में अगर कोई सानहा नहीं हुआ था तो हम लोगों ने 2 साल तक सड़कें भी नहीं बनाई, बाकी चीज़ें भी ठीक नहीं की। अच्छा, गुजारा हो रहा है तो होता रहे, जब तक कोई सानहा पेश नहीं आएगा तब तक हम वो चीज़ें भी ठीक नहीं करेंगे। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं एक ओवरऑल सिचुएशन बताना चाहूँगा आपको, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया को चेंज होते हुए। एक सर्वे है, बहुत बड़ा सर्वे है, द अमेरिकन फ्रेशमैन नेशनल नॉर्म्स सर्वे 2015 में हुआ था। अच्छा। और इसका सैंपल साइज तकरीबन 3.25 लाख स्टूडेंट्स थे। उस सर्वे में उन्होंने, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है कि वो ईयर आफ्टर ईयर स्टडी करते हैं एक खास ग्रुप को। तो 1967 से वो शुरू हुए और 2005 तक वो गए, और स्टूडेंट से वो एक ही सवाल करते थे, जो फ्रेशमैन स्टूडेंट्स थे जो यूनिवर्सिटीज में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में आते थे। वो सवाल ये था कि आपके लिए जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। मैं आपको सिर्फ खुलासा बताता हूँ कि 1967 के स्टूडेंट्स कहते थे कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी बामकसद होनी चाहिए, जिंदगी में कोई मायने होना चाहिए और एक मीनिंगफुल फिलॉसफी होनी चाहिए। 2005 के मेजॉरिटी स्टूडेंट 7 आउट ऑफ 10, अगर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊं, वो कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है। इस सर्वे से ये पता लगता है कि ह्यूमैनिटी के प्रेफरेंसेस किस तेजी से बदले हैं। उसके पीछे बहुत सी चीजें हैं, उसके पीछे ये कंज्यूमरिज्म है, उसके पीछे कैपिटलिज्म की फिलॉसफी है, उसके पीछे हमारी अपनी ग्रूमिंग है, हमारी गलती है कि जब हमने पैसे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लिया तो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन कभी भी किसी की मदद करना नहीं होगा। हमारा इंस्टेंट रिएक्शन ये होगा कि हम अगले से पैसा कैसे ले सकते हैं, हम अगले की मदद भी ये करके सोचते हैं। बहुत अफसोस की बात है। और जो दूसरे हैं जो मदद ले रहे हैं वो भी ये सोचते हैं कि यार मैंने अब इसको पे बैक करना है, पैसे देने हैं, तो हम मदद लेते हुए भी शर्माते हैं कि यार अगर मैंने इससे ज्यादा मदद ली तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये एक सोसाइटी का डाउनफॉल की अक्कासी करती है। बाकी जो रीजंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों का अपना जो एक कसूर है कि वो वहां पर पहुंच गए, वो तो बात की रीजंस हैं। लेकिन जो रवैया देखने को मिला, यकीन कीजिए मैं खुद मरी जाता हूँ, आप लोग भी जाते होंगे, तो आपने भी ऑब्जर्व किया कि वहां ग्रीड बढ़ती जा रही है, लालच बढ़ती जा रही है वहां के लोगों में, जो एक बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। और मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। मतलब हम इसको कह सकते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। तो मरी के लोगों को जो इतने अरसे से वहाँ पे लोगों का एक आना जाना है, सयाहों की आमदरफ्त है, उनको पता है कि भाई यहाँ पे लोग आएंगे ही आएंगे, तो उनके भी रवैये में एक तब्दीली आती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि आयशा, अफसोस की बात यह है, मेरे ब्रदर इन लॉ यूके में होते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यूके में किसी का टायर पंक्चर हो जाए तो सारे रुक जाते हैं, रुक रुक के पूछते हैं कि आपको किसी हेल्प की जरूरत है। और ये आम वाकया है, ये कोई खास किसी बंदे का टायर पंक्चर नहीं हुआ, किसी आम बंदे का टायर पंक्चर हुआ है। अफसोस की बात यह कि हम मुसलमान होते हुए, जिनको बेस्ट ऑफ पीपल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो लोग ये रवैया दिखा रहे हैं कि मदद तो दूर की बात, वो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। हाँ, कि अगर आपने रहना है तो फिर ये इतनी प्राइस होगी। तो ये मेरे लिए तो ये इंतहाई शॉकिंग है कि वेयर डिड वी एक्चुअली गो रॉन्ग।
कहाँ पर इतनी गलती हो गई कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं? मतलब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कहाँ पे गलती हो गई कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं। हम अगर देखें तो ठीक है, सोसाइटी में कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो मौका परस्त हो गए हैं। अब जैसे कि अगर रमज़ान आए तो रमज़ान में प्राइस हाइक का मसला सबसे आम है। ईद कोई त्यौहार आए तो जी हम देखते हैं कि कीमतें आसमान पर चढ़ी हुई हैं, और अगर कोई सानहा पेश आ जाए तो वहाँ पर भी हम लुटेरे बन जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा हम इस मौके का फ़ायदा उठा लें, अगर कोई मुसीबत में पड़ गया है तो हम इस मतलब ज़लज़ला जब आया तब भी हमने देखा कि एक दुनिया ने मदद की, लेकिन उसी मौके पे हमने ये भी देखा कि जो चीज़ें आ रही थी वो लोग छुपा भी रहे थे। उन लोगों को उन चीज़ों को लोग अपनी तरफ लेकर जा रहे थे जो इंतज़ामिया थी उनमें से। मतलब हम लोग तो सिर्फ लुटेरे बनते जा रहे हैं, हम में तो कौम वाली तो बातें ही नहीं रही हैं। आई टोटली एग्री। आपने कहा अच्छे लोग भी हैं, उसका इनकार बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं जो मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन बतौर कौम जो मिजाज बन चुका है ना, जैसे देखें अभी वो हेल्थ कार्ड का जो स्कीम चली है 8500 पे SMS करना है, आप देखिएगा बहुत से लोग उसको भी मिसयूज करेंगे, हॉस्पिटल्स उसको मिसयूज करेंगे, और फिर एंड में खुदा ना खास्ता ये ना हो कि स्कीम वैसे ही बंद हो जाए। क्योंकि अब हमारी सोच से ये कि किस तरह से एक चीज से मैक्सिमम पैसा आ सकता है। शायद ये वजह है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाहिर है बेसिक सहूलियात कुछ लोगों के पास ना हो, तो फिर वो लालच करते हैं और कहते हैं कि बस हमारे पास पैसे आए जाएं। या ग्रूमिंग का बहुत मसला है कि ग्रूमिंग ही जीरो है और समझ ही नहीं है कि हमने इंसानियत क्या चीज होती है और इंसानों के साथ कैसे पेश आना है। जो भी है इट इज वेरी वेरी शॉकिंग, और मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बाकायदा ये जो मरी के ऐसे होटल्स हैं जिन्होंने ये सलूक किया और वो लोग जो खड़े होकर देख रहे थे, सख्त एक्शन दरकार है। मैंने तो पर्सनली आई हैव बॉयकॉटेड मरी, मैंने तो बॉयकॉट किया, मैंने पोस्ट भी अपने सोशल मीडिया में डाली थी कि अगर ये सच है जो लोग बता रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली सबको बॉयकॉट करना बनता है, ताकि उन लोगों को रियलाइजेशन हो कि उन्होंने किया क्या है। अच्छा अली, आपके ख्याल में हमारे अंदर से जो रहम दिली का अंसर है वो खत्म होता जा रहा है? क्योंकि अगर हम बाहर के मुल्कों में देखें, यूके, अमेरिका या इस तरह के मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज में देखें, तो वो जानवरों के जाने के लिए, गुजरने के लिए भी रास्ता देते हैं। क्योंकि ऐसी अक्सर वीडियोस हमने देखी हैं कि अगर बतख अपने बच्चों के साथ गुजर रही है तो सारी गाड़ियां रुक जाती हैं कि वो गुजर जाएं पहले। लेकिन हमारे यहाँ पे रवैया उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, बल्कि अगर ऑपोजिट के भी ऑपोजिट कहें तो गलत नहीं होगा कि अगर कोई जानवर सड़क पर मरा हुआ है तो बजाय इसके कि कोई गाड़ी रोक के उस जानवर को, उसकी डेड बॉडी को साइड पे कर दे, लोग उसके ऊपर से गुजर रहे होते हैं। देखें, मेरे एक बहुत अच्छे कजन है, ऑस्ट्रेलिया से आए, काफी अरसा ऑस्ट्रेलिया रहे। मैंने उनसे एक सवाल किया कि मुझे वो एक चीज बताओ जो गोरों ने ठीक की कि हम कहां से स्टार्ट करें, क्योंकि उनके मुआशरे में वैल्यूज नजर आती हैं और जस्टिस नजर आता है। उसने कहा एग्जैक्टली ये बात है, उन्होंने जस्टिस एस्टैब्लिश किया, इंसाफ, सोशल जस्टिस। वहां इंसाफ तेजी से मिलता है। जिस मुआशरे से सोशल जस्टिस खत्म हो जाता है ना, इंसाफ खत्म हो जाता है, वहां लोग सख्त दिल हो जाते हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे पे। मिसाल के तौर पे मदद करने वाला ये ट्रस्ट नहीं कर रहा कि यार इसको मदद चाहिए भी है कि नहीं, अगले को। जो मदद लेने वाला है वो ट्रस्ट नहीं कर रहा कि ये मेरी मदद ठीक करेगा कि नहीं करेगा। तो हर एक जो है वो तजब्जब का शिकार है और मिसट्रस्ट इस लेवल तक बढ़ चुका है। तो अब हर बंदा जो है वो इस तरह का रवैया दिखाता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट ही नहीं है। तो दैट्स वाई मेन कॉज मेरे नजदीक जो है ना वो सोशल जस्टिस का उठ जाना है इस माशरे से। लोगों को पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है, पुलिस को लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, हॉस्पिटल्स वालों को लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, वो जो होटल्स वाले हैं उन्हें ट्रस्ट नहीं है कि ये मुझे जो है वो धोखा ना दे दें, वो जो लोग हैं उन्हें होटल वालों पे ट्रस्ट नहीं है। वजह क्या है कि कोई पॉलिसी सही से स्टैब्लिश नहीं हुई, लोगों का एतबार उठ चुका है एक दूसरे से, और उसका रिजल्ट आज हम सारे भुगत रहे हैं। मेरे नजदीक ये बहुत बुनियादी वजह है। अच्छा अली, एक और जो हमारा सोशल बिहेवियर है, मैं उसे बदतरीन कहना चाहूँगी कि हमारे गली मोहल्लों में अगर जो कुछ नफ्सियाती मरीज़ होते हैं या कोई ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं या कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो बाकी बच्चों के निस्बत ज़हनी तौर पे काफ़ी पीछे होते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको अक्सर पत्थर भी मारते हैं। बल्कि एक वीडियो कुछ अर्सा पहले वायरल हुई थी कि 2 मोटरसाइकिल पे लड़के थे, बल्कि एक लड़का था, एक बाइक से उतर गया और दूसरे ने एक बुजुर्ग को अपनी बाइक पे बिठाया, और जब वो बैठने लगे तो उसने बाइक चला दी और फिर हंसना शुरू हो गए। फिर कहा बुजुर्ग को कि आप बैठे, और जब वो बेचारे बैठने लगे तो उन्होंने फिर बाइक चला दी। मतलब हम लोग इस तरह की चीज़ों को या इस तरह के लोगों का मजाक उड़ाना ना मजा समझते हैं। टोटली एग्रीड। बल्कि हमारे यहाँ देखें जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको कितना बुली किया जाता है, कितना मजाक उड़ाया जाता है। कोई ऐसा लड़का जो मतलब
उसकी वो हरकतें थोड़ी सी ऐसी हो तो उसको छक्का कहा जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता। हाँ, उसका रिजल्ट आज आप देख लें क्या हो रहा है कि अब लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं वेस्ट की उस फिलॉसफी से LGBTQ के, बस मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा हूं। वजह क्या है? नफरत इतनी मिली है, वजह क्या है? मजाक इतना उड़ाया गया है। तो ये चीजें तो हम यूथ में देखते हैं, तो मैनर्स, बेसिक मैनर्स की भी कमी है। बहुत तरबियत होने वाली है, ग्रास रूट लेवल से तरबियत होने वाली है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छा अली, आप ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में वो कौन सा लेवल है? क्योंकि मैं अक्सर जो हमारे प्रोग्राम में मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, मैं उनसे तरबियत के हवाले से अगर बात करूं, वो कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है घर की तरबियत। लेकिन क्या सिर्फ एक घर की तरबियत ही ज़रूरी है या हमारे आसपास की? क्योंकि बच्चा जाहिर है सिर्फ घर में तो रहता नहीं है, वो तो अपनी आसपास सोसाइटी में भी निकलता है, स्कूल भी जाता है, कॉलेज भी जाता है, वहाँ का माहौल भी उस पर असर करता है। ये बात तो वैसे दुरुस्त है कि सबसे इम्पोर्टेंट घर की तरबियत है, माँ बाप की। लेकिन आज का जो यंगस्टर है ना, आज का आम आदमी, इवन जो गांव में बैठा हुआ है, वो सबसे ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। exactly. और टिकटॉक पे और ये जो स्नैपचैट और ये ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आई थिंक कि वहां पर ऐसे मैसेजेस आने चाहिए, ऐसी वीडियोस आनी चाहिए, शॉर्ट फिल्म्स आनी चाहिए जिसमें रिस्पेक्ट सिखाई जा रही है। और रिस्पेक्ट जो करता है उसको रिवॉर्ड भी देना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से सराहना चाहिए। जैसे श्रीलंका का वाकया हुआ, तो वो शख्स जिसने उसको बचाने की कोशिश की, वो जो मैनेजर थे, गवर्नमेंट ने देखे उसको कितना सराहा, उसको रिवॉर्ड भी दिया। तो ये चीजें जब होंगी तो आई थिंक रिवॉर्ड भी जब होगा तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज आना शुरू होगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली वैल्यूज हैं, वैल्यूज जिसकी स्ट्रांग है तो आई थिंक कि काफी मामला जो है वो ठीक है। अच्छा अली, हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना लीडर मानते हैं और पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, लेकिन हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम उनकी वैल्यूज़ को नहीं मानना चाहते। जैसे बच्चे अक्सर अपने घर के बुजुर्गों को कहते हैं ना कि भाई आपका दौर पुराना हो गया, अब ये बातें नहीं चलती हैं। मुझे लगता है कि जैसे अब हम कायदे आज़म की भी जो वैल्यूज़ या जो उनकी बातें थी, जो कौम के तौर पे हमें देखना चाहते थे, हम इसी तरह समझते हैं। फलाही रियासत वो एक बनाना चाहते थे, हम ऐसे समझते हैं अच्छा वो शायद पुरानी बातें थी, अब ऐसी कौन बातें सोचता है। ये बिल्कुल रवैया पाया जाता है। बात वही है ना, ये एक एज फैक्टर है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो उस एज में कि बस उनके लिए मजा, शुगल, एंटरटेनमेंट ही जिंदगी का मकसद है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो असल लाइफ में आते हैं तो जिंदगी की ठोकरें जब उन्हें उठानी पड़ती हैं, लोगों के तलख रवैये जब उन्हें देखने पड़ते हैं, तो फिर वो पछताते हैं कि हम कितने बेवकूफ होते थे। तो मेरे नजदीक ये बेवकूफ लोगों की बातें हैं और इमेच्योर लोगों की बातें हैं। और या तो वो खुद ही ठीक हो जाएं या फिर जिंदगी उन्हें इतने तलख लेसन से सिखाएगी कि उन्हें लग पता जाएगा। तो एक्सपीरियंसेस बहुत सिखाते हैं इंसान। अच्छा अली, एक कौम थी, ये वाकयात हम अक्सर पढ़ते हैं, इस्लामी वाकयात, तो हमें उनसे भी कुछ ना कुछ रहनुमाई मिलती है। तो उस कौम के तमाम लोग गुनहगार थे, एक शख्स वहाँ पे बड़ा नमाजी परहेजगार था, लेकिन अल्लाह ताला ने जब उस कौम पे अजाब दिया तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह पाक, वो शख्स तो नेक है, तो क्या उसको भी इस अजाब की लपेट में ले आए? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, क्योंकि उसने लोगों की रहनुमाई नहीं की, उनको सीधा रास्ता नहीं दिखाया। तो क्या हम भी इस तरफ जा रहे हैं कि हम में जो अच्छे लोग हैं वो अब लोगों की रहनुमाई करना छोड़ते जा रहे हैं? मैंने आपको आयशा बताया ना कि क्यों छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट उठ चुका है। लोगों की ना मदद करते हुए डरते हैं अब लोग। वो कहते हैं कि यार पता नहीं ये जो सामने खड़े हुए हैं ये चोर ना हो, ये कहीं मुझे लूट ना ले, कहीं मैं इनकी मदद करके फंस ना जाऊं, कहीं ये मेरा कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। वजह क्या है? झूठ बोलना शुरू हो गया हर बंदा, हर तरफ झूठ राय जाए, तो लोग ना मदद करते हुए भी डरते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और लास्टली देखें, जुम्मे का जो खुतबा है ना, वो इतना बड़ा टूल है तरबियत का, इतना बड़ा, क्योंकि लोगों ने आना ही आना है। बिल्कुल, वो मार्केटिंग के बगैर लोगों ने आना है। हर मुसलमान चाहे वो जैसा मर्जी हो कहता है यार जुम्मा पढ़ लो, जुम्मा ना छोड़ो। तो जुम्मे के टाइम पे अगर खुतबात में ये सोशल इशूज चल रहे हैं तो आप सोचेंगे कितनी तेजी से चेंज आ सकती है। वहां ये हदीस बयान की जाए कि रसूल अल्लाह ने उस बंदे को तो इंसान ही नहीं समझा जो लोगों की मदद नहीं करता है, तो हम किस डगर पे चल पड़े। और सच बोलने की तरगीब की जाए और इंसाफ की तलकीन की जाए। ये जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जितना ये जल्दी इंसाफ एस्टैब्लिश करेंगे, मुआशरे में तब्दीली आएगी, क्योंकि इंसाफ से लोग गवर्नमेंट के साथ इन लाइन आ जाते हैं और खुद एक्शन लेते हैं, खुद एक्ट करते हैं कि नहीं यार गवर्नमेंट इंसाफ कर रही है,
हमारे इदारे इंसाफ करें तो हमें भी इनका पे बैक करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक वाक्य भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये अहमदपुर शर्किया का वाक्य है कि एक 4 साल के बच्चे ने किसी दुकान से गालिबन अंडे चोरी किए। जो दुकान का मालिक था उसने उस बच्चे की आंख में गर्म सीख डाल दी, वो बच्चे की आंख ज़ाया कर दी, सिरिंज डाल दी उसके बच्चे की आंख में। तो मैं मतलब सुन के हम लोग के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हम लोगों का मजमूई रवैया ही ऐसा होता जा रहा है कि अगर किसी ने हमारे पास से, किसी बच्चे ने भी हमारे पास से कोई अगर गलत हरकत की है तो हम उसके साथ उसे डबल गलत हरकत करेंगे। बड़ा ही शॉकिंग वाकया है मेरे लिए। इतने वाकयात वैसे मैंने कभी सुने नहीं जो मेरे ख्याल इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये रेयर ही, अल्लाह करे ये रेयर ही हैं ये वाकयात। बट गुस्सा भी और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत बढ़ता जा रहा है क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। मेरे कजन ऑस्ट्रेलिया से आए, वो हैरान रह गए, कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो बेसिक कमोडिटीज हैं सेम प्राइस पाकिस्तान में, लिटरली सेम प्राइस है पाकिस्तान में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप वेजेस देखें, सैलरीज कितनी ज्यादा है। तो वाकई ही महंगाई है और लोग अब तंग आते जा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन की वजह से गुस्सा आता है, फिर गुस्से में बंदा ये दरिंदगाना हरकत करता है जैसी आपने कोट की। गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा है हमारे मुआशरे में और मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत मसाइल हैं। मैं कभी कभी परेशान होता हूँ कि शुरू कहाँ से करें। यकीन करें एज ए सोशल वर्कर मैं बहुत इस पे सोचता हूँ कि वेयर टू बिगिन, वेयर टू स्टार्ट और किस तबके को पकड़ें। तो आप भी इस पे एफर्ट करें, दुआ करें। बड़ी परेशान कौन बात है। मेरे ख्याल में हम सब बहैसियत कौम इस्तग़फ़ार करें क्योंकि चेंज अल्लाह लाता है। हम ना इंसान है, हम बस एक तरह से सोच सकते हैं कि यार कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इज द गॉड। अल्लाह नोस के चेंज लानी है अल्लाह ने, और मेरे ख्याल में अगर अल्लाह से मामलात हम दुरुस्त करें बहैसियत कौम तो डेफिनेटली अल्लाह ताला को स्ट्रैटेजी भी दिखाएंगे और चेंज भी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा अली, आप बात कर रहे हैं कि हमारी कौम में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है और ये बात आपकी सही भी है। हम लोग शायद सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद होते जा रहे हैं, नफ्सा नफ्सी में पड़ गए हैं, इसलिए हम लोगों के मामलात भी ख़राब होते जा रहे हैं। क्योंकि हमारा दीन तो हमें कुछ और तालीम भी देता है, तरबियत भी देता है कि हम लोगों के भी काम आएँ, अपने घर वालों, अपने आसपास, बल्कि गैरों के भी काम आए। लेकिन हम लोगों ने लोगों के काम आना छोड़ दिया है। अब आपके ख्याल में, जैसे आपने कहा कि मुझे समझ नहीं आती है कि शुरू कहाँ से करूँ, तो क्या इस चीज़ के लिए भी कोई सोसाइटी बननी चाहिए कि जो ये डिसाइड करें कि भाई हम शुरुआत कहाँ से करें लोगों की तरबियत की, कि जो लोग अब ख़राब हो गए हैं, जिनके रवैये ख़राब हो गए हैं, और बल्कि अगर सोसाइटी के लिहाज से देखें तो बदतरीन रवैये लोगों के देखे जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ठीक कैसे किया जाए, उनकी काउंसलिंग कैसे की जाए? बहुत से जरिए देखें, एक तो फैमिली है, फिर जुम्मे की खुतबात है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जो मैकेनिज्म है ठीक करने का, पाकिस्तानी सोसाइटी एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है। मजहब को पसंद किया जाता है पाकिस्तान में, चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा गुनहगार है, हालांकि बेशक मजहब को पढ़ा ना हो, मजहब को पढ़ा ना हो, लेकिन मजहब की बात को पसंद करते हैं। इमोशनल, जज्बाती अटैचमेंट तो बहुत है पाकिस्तानियों की, ये बात तो आप मानेंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मजहब के थ्रू स्टार्ट किया जाए कि अहदीस उन्हें ऐसी सुनाई जाए, उन्हें वार्निंग्स दी जाएं, वाकयात एक दूसरे के मदद करने के जो है वो दिखाए जाएं। लेकिन अल्टीमेटली इसका आयशा यही सोल्यूशन है कि इंसाफ जब तक नहीं आएगा हमारे माशरे में, लोग सच बोलना नहीं शुरू करेंगे, ये वाकयात बढ़ते जाएंगे। ट्रस्ट वापस लाना है हमने। प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि सच बोलो। प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि मदद करो एक दूसरे की, चाहे एक भी बंदा करेगा उससे क्या बाकी भी देखेंगे, मिसाल कायम होगी कि अगर ये मदद कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा हमें। यस, ग्रूमिंग तो है बट वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। अच्छा, मैं एक बार फिर से जरा बैक क्वेश्चन की तरफ जाना चाह रही थी, फ्रस्ट्रेशन के हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपके ख्याल में हम लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने की वजह क्या है? कि क्या हम लोगों ने अपनी चादर से बाहर पाँव फैलाने शुरू कर दिए हैं, ख्वाहिशात ज़्यादा बढ़ गई हैं हम लोगों की, कि हम लोग अपने, अगर किसी के पास 1000 रुपया है तो उसका खर्चा 1500 रुपया होता है, कि जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं कि अच्छा हम ये भी ले लें, वो भी पकड़ लें, हम इससे भी छीन लें, उससे भी छीन लें। मेरे ख्याल में ना हम नेगेटिव बहुत हो चुके हैं, हमें ना नेगेटिविटीज का शौक हो गया, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ना, जो नेगेटिव होता है वो फिर नेगेटिविटीज को ही अट्रैक्ट करता है। आप सड़क पे देख लें लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं, हालांकि अच्छे खासे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टाई पहनी है, कोट पहना हुआ है, लेकिन वो गाड़ी जिस फ्रस्ट्रेशन से चला रहे हैं और हॉर्न किस फ्रस्ट्रेशन से मार रहे हैं, मतलब आप कहाँ से लेट हो रहे हैं, समझ से बाहर है। हर बंदा ही लेट हो रहा है, हर बंदा जल्दी में है, पता नहीं पहुंचना कहाँ है, मंजिल क्या है।
मेरे ख्याल में कि नेगेटिव टॉक बहुत है। ऑफिसेज में जाओ नेगेटिव टॉक है, आप स्टाफ रूम में बैठो नेगेटिव टॉक है, आप कैफेज में बैठो नेगेटिव टॉक है, ये हो गया वो हो गया, हम तबाह हो रहे हैं, पाकिस्तान खत्म है, महंगाई बहुत हो गई। मीडिया बहुत नेगेटिव टॉक कर रहा है। तो जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो फिर बंदा पॉजिटिव तो नहीं रहता, फिर खुश तो नहीं रहता, फिर तो उसकी तबीयत में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो मेरे ख्याल में कि पॉजिटिव टॉक की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक जगह बैठा था और मैं ये कारी साहब की मैं मिसाल दे रहा हूँ जिन्हें हम सख्त समझते हैं। यस, सख्ती होती है हमारे दीनी तबके में कुछ, लेकिन उन्होंने इतनी पॉजिटिव टॉक की, वहां पे सारे जो है ना वो नेगेटिव टॉक लगे हुए थे कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। उन्होंने हदीस सुनाई, बहुत पॉजिटिव किया सबको। मैंने इतनी पॉजिटिविटी वहां से गेन की कि मेरा दिल कर रहा था कि अब मैं सबकी मदद करूं जैसे मैं वहां से खड़ा हूं। तो किसी एक को पॉजिटिव टॉक उस महफिल में करनी होगी। सारे ही नेगेटिव लगे हुए हैं तो फिर जो है आई एम सॉरी टू से फिर सारे ही नेगेटिव बनेंगे और ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि अली कि अगर इतने सारे नेगेटिव लोग हैं तो उनमें से कोई एक शख्स लाजमी ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों को पॉजिटिव करने का काम करे, क्योंकि वो अपनी तरफ से सदका जारिया भी कर रहा है और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम भी कर रहा है। तो कोई शख्स लाजमी सोसाइटी में, हर घर में ऐसा होना चाहिए कि अगर सब घर के 10 लोग परेशान हैं, वो एक अकेला शख्स ही उनको पॉजिटिव करने का काम करे। तो मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं बेहतरी इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। बहुत शुक्रिया अली आपका, प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, इतनी अच्छी अच्छी गुफ्तगू की आपने। एक छोटी सी ब्रेक से अभी हम आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अगर हम गुलकारी की बात करें तो पाकिस्तान ने दुनिया भर में गुलकारी में बहुत नाम पैदा किया है। हमारे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं जिनको अक्सर पहचान ही नहीं मिलती है। लेकिन ये भी हमने देखा है कि जिनको पहचान मिली उनको अल्लाह ने इज़्ज़त भी बहुत दी, पहचान भी बहुत दी और शोहरत भी बहुत दी। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमारे हमसाया ममालिक में भी और बाकी पूरी दुनिया में भी। तो जनाब, अब जाहिर सी बात है हर जनरेशन में लोग कोशिश तो करते रहते हैं कि अगर आवाज़ अच्छी है तो अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाएं। और इस सिलसिले में अब ख़ास तौर पे जो मैं अक्सर प्रोग्राम में जिक्र करती हूँ, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत से लोग सामने आए। सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों को नाम भी दिया और पहचान भी दी और शोहरत भी दी। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया से हट के भी कोशिश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपको एक उभरते हुए सिंगर से मैं मिलवाऊंगी। ये हमारे साथ मौजूद हैं साकिब अली शेर। साकिब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब, सिंगिंग का शौक था या लोगों ने, दोस्तों ने बोला आवाज़ अच्छी है, गाना शुरू कर दो तुम? बचपन से मैं ना स्कूल में ना नाचने पढ़ता था। अच्छा। स्कूल से फिर मेरा स्टार्ट हुआ ये। मैंने एक दफ़ा हमारे पीटी अजमत साहब थे तो उन्होंने बोला कि किसी को गाना आता है। 15,000 का क्राउड था हमारे स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल था। तो मैंने दोस्तों को पता था, मेरे क्लास फेलोज़ को, कि रोल नंबर 1 साकिब अफजल है यहाँ पे, तो उसको गाना बड़ा अच्छा आता है। उस टाइम मशहूर था गाना सोनी लग दी हो मैनू सोनी लगेगी। फिर वो मैंने जब गाया ना, क्योंकि एक डाइस के पास पड़ा होता था लाउड स्पीकर, एक दरख्त के ऊपर लगा होता था। अच्छा। तो उसकी काफ़ी आवाज़ थी। लाउड स्पीकर की आपको पता है काफ़ी आवाज़ होती है। तो फिर वो जो बाहर जो गुजरे थे ना, गदा रेडी वाला भी और ट्रैफिक जो चल रही थी, वो भी गेट के बाहर वो देखने लगे कि अंदर क्या हो रहा है। अच्छा। तो यानी कि इन्होंने कोई ऑफिशियल यानी कि सिंगर को हायर किया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो फिर वो जो हेड मास्टर थे ना, हमारे प्रिंसिपल थे, वो मीटिंग रूम से बाहर आए तो फर्स्ट टाइम मुझे 100 उन्होंने गिफ्ट किया और कहते यार। अच्छा, मतलब घर में अगर कोई बहू कुछ नया पकाए तो बड़े जो हैं तो वो देते हैं तोहफे के तौर पे 100 रुपया, 1000 रुपया, 500। आपको गाने में मिल गया पहली बार? तो फिर मैंने सोचा कि मैं शायद इसीलिए आया हूँ, गाना गाने के लिए आया हूँ दुनिया में, तो इसमें थोड़ा सा और वर्क करना चाहिए। तो फिर मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया अपना। मतलब आप हाथ साथी तौर पर सिंगिंग में आए हैं? हाथ साथी तौर पर। अच्छा, तो फिर इसकी क्या आपने फिर बाकायदा ट्रेनिंग भी ली? ट्रेनिंग ली मैंने, काफ़ी बंदों से रब्ता भी किया, लेकिन मायूसी हुई मुझे। अच्छा, वो क्यों? हाँ, नहीं सिखाते। तो मैंने फिर खुद से टेक्निक एक वो लड़ाई कि मैं कैसे सीखूं। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को बड़े गौर से सुनने लग गया। अच्छा। तो मैं जो नए सिंगर हैं उनको भी ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई नहीं सिखाता तो आप जिसको फॉलो करते हैं ना, बस उसको आप गौर से सुने,
तो खुद ही सीख जाएंगे। अच्छा, वैसे अब तो टेक्निक्स भी काफ़ी आ गई हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स भी काफ़ी ऐसे आ गए हैं कि अगर आपको कोई नहीं भी आपकी ट्रेनिंग कर रहा, आप खुद ही अगर उनके ऊपर अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अपने आप को सिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी आवाज़ में बड़ी बेहतरी आ जाती है। वो भी है, जब से ये ऑटो ट्यूनर आया तो हर कोई सिंगर बन गया। अच्छा, ये सिंगर बड़ा मुश्किल है बनना। एक तो गॉड गिफ्टेड होती है आवाज़, दूसरा आपको खुद उसके सुर में भी रहना पड़ता है। तो सुर में चले अब हम भी वैसे जानना चाहेंगे आपको कितना बड़ा गिफ्ट मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि आप हाथ साथी तौर पे तो आए, लेकिन फिर आपने अब खुद से ट्रेनिंग भी की। सुनाए जरा कुछ हमें। लाइव सुनाऊं या? हाँ, आप शुरू करें। बिल्कुल। एक मेरा अपना सॉन्ग है, उर्दू सॉन्ग है वो, इन द फ्यूचर इंशाल्लाह वो आएगा। जन्नतों की फ़ज़ाओं उसका टाइटल है, और वो आपको मैं विदाउट म्यूजिक सुनाऊंगा। बस अभी स्टार्ट हो गया, अभी करते हैं हम भी। हाँ जी, ठीक है।